जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू नवोदय बाय एसवर से। तो इंटरव्यू के अनदर सेशन में आज हम फिर से एक नए कैंडिडेट के साथ बैठे हैं। तो आज मेरे साथ भाग्यश्री लिखन चौहान है, जो 2017-18 के बैच में पास आउट हुई थी और आज 11th क्लास में है, जो JNV नवेगांव बांध जो है वहाँ पे अभी भी पढ़ रही है। तो भाग्यश्री के जो पिताजी है एक कंस्ट्रक्शन साइट पे वर्कर है। काफ़ी छोटे फैमिली से आती है ये। मम्मी जो है इनकी हाउस वाइफ ही है। और जो JNV का जो मेन उद्देश्य रखा था नवोदय का, वो सही में ऐसे ही बच्चों को लाभ मिलना चाहिए था, उसी में से एक है। तो आज इनसे जान लेते हैं कि किस तरह से इन्होंने पढ़ाई करे थे, किस तरह से उनका एक्सपीरियंस। मेन तो अपन जान लेंगे कि इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। चाहे लगभग इन्होंने फिर 6th क्लास से 10th क्लास और 11th में भी अभी है, तो काफ़ी लंबी जर्नी JNV में गुजारे। तो इनका पूरा अच्छे से एक्सपीरियंस जान लेंगे। तो हाय, दिस इज़ भाग्यश्री चौहान। मैं 2017-18 बैच की हूँ, सिलेक्टेड स्टूडेंट JNV गोंदिया में। मेरा तो मतलब कि पता नहीं था कि नवोदय एग्ज़ाम क्या है, कैसे बच्चे देते हैं, फॉर्म कैसे फिलअप होता है। फिर भी हमारे स्कूल में 7 फॉर्म आए थे, वो उसमें से मुझे एक फॉर्म मिला था। ऐसे ही मैंने एज ए एग्ज़ाम जैसे देते हैं बाकी जितने भी एग्ज़ाम, उस तरीके से दे दी थी। स्कॉलरशिप जैसे देते हैं वैसे। फिर जिला परिषद अदासी से हूँ, यहाँ से सिलेक्टेड हुई थी। हमारे मेश्राम सर, उन्होंने हमें नवोदय के लिए गाइड किया था। 5th स्टैंडर्ड में ही हमने तैयारी किए थे, कुछ 2-3 महीने मिले थे हमें और उसी में हमने किया था। तो उस टाइम पे 2-3 महीने के प्रिपरेशन पे आप सिलेक्ट हो गए थे। तो उस टाइम पे मेश्राम सर जैसे आपको पढ़ाया, तो मेश्राम सर ने किस तरह से आपसे तैयारी करवाई थी? जैसे हमारे कैजुअल प्लेट जो होते हैं उनको साइड में रख के हमारे नवोदय का पढ़ाना, साथ में स्कॉलरशिप का भी पढ़ाते थे। फिर हम घर पे भी आके घर पे सवेरे पढ़ाई करते थे और हमारे मौसी वो पढ़ाते थे हमें मैथ्स, और फिर सेल्फ स्टडी से भी। अच्छा, तो ये जो प्रिपरेशन है उसमें टीचर का ज़्यादा मतलब एडवांटेज मिला या फिर आपकी सेल्फ स्टडी का ज़्यादा? टीचर ऑल्सो, क्योंकि जब तक के गाइडेंस नहीं होता तब तक के स्टूडेंट खुद से भी करना चाहिए, फिर भी वो उतना अच्छा नहीं कर पाता। इसलिए टीचर का भी गाइडेंस था, पेरेंट्स का भी सपोर्ट था, फिर मेरा खुद का भी। अच्छा, अभी तो आप हिंदी में ही बात कर रहे हो, तो आपने एग्ज़ाम हिंदी मीडियम में दिए थे मराठी में? मराठी में। तो आपकी जो लोकल लैंग्वेज है मराठी है हिंदी? एक्चुअली मैं ज़्यादा तो हिंदी से ही बात करती हूँ। अच्छा। मराठी में एडजस्ट हो गई थी। अच्छा, कंफर्टेबली आपने दे दी? हाँ। तो अगर कोई बच्चा समझ लो हिंदी मीडियम वाला है और वो दे सकता है क्या मराठी में? हाँ, दे सकते हैं, अगर करना चाहे तो हर बात पॉसिबल है। हाँ। वो खुद पे डिपेंड होता है कि हम किस तरीके से कर रहे हैं। और ऐसा नहीं था कि मैं मराठी में बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी, बराबर थी। कुछ वर्ड्स थे जिनका मीनिंग नहीं समझ में आता था, लेकिन फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस मिक्स में परफेक्ट टाइप हो गया। 17 में आपने एग्ज़ाम दिए थे, अभी 2022 चल रहा है, तो उस टाइम का और अभी का जो कंपटीशन है क्या फ़र्क है? एक्चुअली अभी के क्वेश्चन पेपर का लेवल बदल गया, लेकिन पहले भी एज इट इज़ था। क्वेश्चन पैटर्न भी सेम है, कुछ नंबर्स चेंज हो जाते हैं और कुछ डिफ़िकल्टीज बढ़ जाती है, जो बच्चों को लगती है कि डिफ़िकल्ट हो गया, लेकिन अगर हम सही तरीके से साइमल्टेनियसली चले तो कुछ भी डिफिकल्ट। मतलब पहले भी उतना ही कंपटीशन था और अभी भी वही है। अभी भी ये चीज़ें पॉसिबल है क्या 3 महीने के प्रिपरेशन करके? हाँ है, अगर बच्चा करना चाहे तो है। अच्छा, तो जब ये आपने प्रिपरेशन करे थे, आपके टीचर का तो गाइडेंस प्रॉपर मिला, उसके बाद आपकी सेल्फ स्टडी खुद की थी, इसके साथ में आपके फैमिली का क्या रोल रहा? फैमिली का तो बहुत बड़ा रोल रहा। मतलब कि अगर हमारे गांव के तरफ देखा जाए तो एक लड़की है तो पहले घर के भी काम रहते उससे, लेकिन मेरे फैमिली में ऐसा नहीं कि तू ये काम कर ले वो काम कर ले। अगर मैं पढ़ाई करने बैठूँ तो कुछ भी नहीं बताते थे, एक किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करते थे मेरे फैमिली वाले। पढ़ाई कर रही बच्ची, पढ़ाई करने को स्टेप कर रही। तो मतलब वो 3 महीना सिर्फ अपने पढ़ाई पे ही ध्यान दिया, बाकी दूसरे की मतलब कि ऐसा कंटिन्यूसली नहीं, लेकिन अगर हम सवेरे उठे तो बोला जाता था कि सवेरे की पढ़ाई अच्छी होती है, इसलिए मैं उठती थी तो आंगन में बुक गाइड पकड़ के बैठ जाती थी। तो ये मतलब 3 महीने के
प्रिपरेशन में ही पॉसिबल हुआ। तो ये 3 महीने में अपने मतलब जब पढ़ाई कर रहे थे तो ऐसे दिमाग में चल रहा था कि आप पास ही हो जाओगे करके? नहीं, मुझे ऐसा किसी ने तो भी बोला था। हाँ। अब वो पर्सन का नाम याद नहीं, बट जैसे कि अगर हमें चने की सब्जी बनाना हो हाँ। तो वहाँ से कुछ कीड़े लगे हुए चने निकाल देते, अच्छे चने रख देते। हाँ। उसी तरह कम से कम 1000 से फिर कुछ 6000 ऐसे बच्चे रहते हैं, इनमें से 80 बच्चे सिलेक्ट होते हैं। हाँ। उस टाइप का ही मुझे ऐसा बोला गया था। तो वो 80 में मैं भी हूँ। हाँ, तो 80 बच्चे में कैसे आपको आना है वो सोचना, ऐसे कुछ हाँ। बोले थे उन्होंने। हाँ, और फिर मैं ऐसे बहुत बुक्स लेती थी, तो ऐसे जब फॉर्म आए थे तो मैंने पापा को बताया था 110 रुपये की गाइड है, मुझे खरीद के दो। पापा ने बोला इतने बुक्स ले लिए, अब ये भी ले लेते हैं। अच्छा। ठीक है, 110 लिए, अब इस 110 को पूरी 12th तक कैसे करना है वो मुझ पर डिपेंड है। अच्छा, इस टाइप का माइंडसेट था। मतलब आपका वो 110 का इन्वेस्टमेंट था, हाँ ये थ्रू ऑफ द मतलब एक लाइफ में काम आएगा। हाँ। तो ये चीज़ें जैसे अभी JNV में हो आप इतने सालों से, तो क्या लग रहा है मतलब अगर JNV में नहीं रहते तो क्या लाइफ में चेंजेस रहते? देखो, अगर हम इधर रहते तो स्टेट बोर्ड की पढ़ाई होती और एबिलिटी नहीं हमारी इतनी कि CBSE का पढ़ सकें। पढ़ सकते लेकिन CBSE का मिला पैटर्न, स्टेट बोर्ड से डायरेक्ट एक ZP की लड़की चल गई विदाउट कोचिंग। तो हाँ। मुझे वहाँ पे जाके ये अच्छा लगा कि वहाँ पे बहुत सारे बच्चे जो कोचिंग से थे, मैं विदाउट कोचिंग। ठीक है भैया, क्या है ZP से है तो क्या क्या हुआ, हुआ? विदाउट कोचिंग है, करके दिखा करके दिखा दिखाते। दी इस टाइप का। चलो अच्छा, तो वहाँ JNV का आपका एक्सपीरियंस कैसा है? मतलब वहाँ स्टार्टिंग में गए, कोई पहचान वाला नहीं था, लेकिन फिर भी फ्रेंडशिप सभी से होगी। एक्चुअली वहाँ पे जाके ऐसा कभी नहीं लगा कि हम फैमिली से दूर है। सीनियर्स, जो सीनियर दीदी लोग थे वो भी बहुत सपोर्ट करते हैं, फिर हमारे क्लासमेट्स भी। एक तो मतलब कि हम जब 5th तक रहते हैं या फिर बचपना रहता है, हाँ। अगर वहाँ पे चले जाओ तो एक सीरियसनेस आ जाती है और मैच्योर टाइप हो जाता है कि सभी में मिलजुल के रहना है। और टीचर्स का भी वहाँ पे इतना सपोर्ट रहता है कि कभी लगता ही नहीं कि हम फैमिली से दूर दूर हैं। है, वो फैमिली मेंबर जैसे बन हाँ, जाते हैं। फैमिली मेंबर जैसे ट्रीट करते हैं। सीनियर जो लोग हैं वो दीदी भैया जैसे रहते हैं। बहुत अच्छे से, हॉस्टल लाइफ नहीं। बहुत सारे पेरेंट मतलब जनरली मैंने भी, मेरे से जब पेरेंट्स मिलते हैं ना तो बोलना रहता है कि सर लड़की है तो भेजना चाहिए, नहीं भेजना चाहिए। तो आप बताइए थोड़ा सा कि मतलब गर्ल्स और बॉयज़ क्या मतलब डिफरेंस है वहाँ, या फिर दोनों सेम है, या सेफ्टी के मामले में क्या? हाँ, सेफ्टी तो वहाँ पे मतलब कि अगर हम देखा जाए तो इधर जितना सेफ नहीं रहते उतना हाँ। JNV में सेफ रहते। एक्चुअली रात के समय, दिन के समय इधर उधर कुछ भैया लोग रहते हैं, वो वॉचमैन रहते हैं एनी टाइम। गेट पे कैमराज लगे हैं। हाँ। पूरे JNV 36 समथिंग कुछ कैमराज है। हाँ। टीचर्स भी एनी टाइम हमारे साथ रहते, 24 घंटे अवेलेबल। अगर रात को भी कुछ प्रॉब्लम हो तो हम मैम के पास चल जाए। एक वार्डन मैम रहते हैं जो लड़कियों का ख्याल क्या रखते हैं। रखते हैं वो, जैसे गर्ल्स हॉस्टल में, वैसे बॉयज़ हॉस्टल में भी रहता है। बॉयज़ हॉस्टल में भी जो भैया लोग रहते हैं वो भी राउंड मारते रहते हैं उनके हाउस के तरफ। और गर्ल्स और बॉयज़ का जो हॉस्टल है वो तो सेपरेट है। सेपरेट सेपरेट है। अच्छा, वो हाउसेस रहते हैं ना? हाँ, हाउस। तो आपका कौन सा हाउस? मैं S1 हाउस अरावली, उनकी कैप्टन हूँ। अच्छा, आप कैप्टन हैं। तो कैप्टन के प्रति क्या मतलब क्या जिम्मेदारी रहती है कैप्टन? एक्चुअली जैसे हमारे हाउस में 48 बच्चे हैं, उनमें से 2 स्टाफ वार्ड है। अगर स्टाफ मतलब स्टाफ वार्ड तो अपने घर पे रहते हैं, लेकिन जो 46 गर्ल्स है उनकी जिम्मेदारी कैप्टन के ऊपर रहती है। अगर उनको कुछ प्रॉब्लम हो पहले कैप्टन के पास आता है, फिर कैप्टन टीचर्स के पास जाते हैं। उनकी काउंटिंग वो टीचर्स को बताना, फिर टीचर्स देखते हैं कि ये बच्चे है कि नहीं। एक हाउस की जिम्मेदारी उस कैप्टन के पास होती है और फिर वो असेंबली में रिप्रेजेंट करते हैं अपने हाउस। तो ये कैप्टन बनने के लिए क्या क्राइटेरिया रहता है? ऐसा कुछ नहीं, टीचर्स का ऑब्जर्वेशन रहता है और फिर उनसे अच्छा, टीचर्स जो बनाते सिंसियर बच्चे हैं जो जिम्मेदारी को निभा निभा सकते हैं, तो उसके लिए। तो अभी 11th तक जब आए आप तो स्टडी मटेरियल वगैरह सिर्फ वहीं से रेफर करेगा? हाँ, मैंने वहीं से ली थी। मतलब जो NCERT बुक्स, और फिर अगर हमको कुछ बाहर के बुक्स पढ़नी है तो लाइब्रेरी में सब अवेलेबल रहती है। चाहे अगर हमारी स्ट्रीम भी कुछ अलग हो, जस्ट लाइक नहीं क्या किसी को UPSC नीट JEE क्रैक करना रहता है, उससे रिलेटेड भी बुक्स रहती, फिर कुछ मोटिवेशनल बुक्स, स्टोरी बुक्स सब अवेलेबल। तो सब अलग अलग।
तो उसमें जैसे आपने भी कुछ सोचे आपने फ्यूचर में क्या करना? हाँ आपका यूपीएससी क्रैक करना है। अच्छा यूपीएससी, तो यूपीएससी का सिलेबस थोड़ा अलग रहता है, तो उससे रिलेटेड हाँ। बुक्स मिल रही है वहाँ पे? हाँ मिलती है, यूपीएससी के लिए जो भी गाइडेंस की बुक्स रहती है वो अवेलेबल है एक्चुअली। फिर हम 10th 8th 9th 10th के बेसिस पे कुछ कोचिंग्स अवेलेबल रहती, दक्षिणा की कोचिंग रहती JEE नीट के लिए। वहाँ पे बच्चे सिलेक्ट होते हैं। जैसे कि हम अगर बाहर कोचिंग लगाए तो 1-2 लाख तो लग ही जाता है, तो उसमें सिंपल में फ्री में होता है दक्षिणा में। बैंगलोर, प्रतापगढ़ वगैरह वगैरह अलग अलग JNU में सेंटर रहते हैं। हर बैच से बच्चे सिलेक्टेड होते हैं। ये दक्षिणा मतलब ये नया कुछ सुनने में मिला, इंस्टीट्यूट है ये JEE और नीट की कोचिंग। तो वो 9th के बच्चों को जैसे 9th 10th के मतलब कि साइंस और मैथ्स के मार्क्स देख के उनका सिलेक्शन होता है। इंटरेस्टेड बच्चे नाम देते हैं, फिर उधर से शॉर्ट लिस्ट आती है। शॉर्ट लिस्ट वाले एग्जाम्स देते हैं, मॉक टेस्ट वगैरह 2-3, और फिर उनमें से कुछ बच्चे सिलेक्ट होते हैं और फिर उनका आगे लगता है। तो मतलब वो कोचिंग वगैरह कहाँ होती है? बैंगलोर। हमारे बैच के 2 बच्चे गए बैंगलोर। अच्छा, मतलब वो JNU से शॉर्ट लिस्टेड है। हाँ। मतलब जैसे नवोदय की एग्ज़ाम पास करे तो वहाँ, हाँ। और वहाँ से फिर अच्छे जो बच्चे हैं वो वहाँ पे रहेंगे। तो जैसे हॉस्टल फैसिलिटीज़ वगैरह यहाँ मिल रही है हाँ, वहाँ पे वैसे पूरी फैसिलिटी सेम फैसिलिटीज़ वगैरह JNV ही रहती है। हाँ। JEE नीट की बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कराती है। अच्छा। जैसे मैं बहुत सारे बच्चों से जब भी मिलता हूँ JNV वगैरह, तो उनका ना एक गोल क्लियर रहता है। जैसे मैं फिर 6-7 के भी बच्चों से मिला ना, तो उनका गोल एकदम क्लियर है कि क्या करना है आपको। तो कोई IAS बोल रहा है, कोई नीट की प्रिपरेशन करना है, कोई अच्छा डॉक्टर बनना है, या फिर JEE करना है। तो ये चीज़ें मतलब वहाँ जाते ही बता देते हैं क्या कि खुद से जिसमें इंटरेस्ट हो बच्चा उसमें फोकस्ड रहता है। हाँ। और फिर नहीं भैया, मतलब कि सीनियर भैया लोग दीदी लोग उनसे इंस्पायर हो जाते हैं हम। फिर अगर हमारे आगे वो कंटिन्यूसली पढ़ाई करते रहते हैं, फिर उनसे इंस्पायरेशन लेते हैं हम। और फिर नहीं, हमारे भी लाइफ का हर एक इंसान के लाइफ का एक गोल होता है, उसी तरह हमारे भी लाइफ का अगर हम अभी से तैयारी करेंगे तो क्या है, फिर हड़बड़ी नहीं होना चाहिए। एक साइमल्टेनियसली मतलब उसी एक आपको पता है कि आपकी मंजिल कहाँ है, तो उसी के वही रास्ता रास्ता चुनना है। जनरली ये इधर के बच्चों को पता ही नहीं है। 12th तक है, ग्रेजुएशन में भी है, तभी पता नहीं जहाँ लाइफ लेके जाएगी जा रहे। तो ये एक एडवांटेज वहाँ से मिल जाता है। मतलब सिर्फ वहाँ ये नहीं कि टीचर ही आपको गाइडेंस कर रहे हैं, इवन सीनियर भी अच्छा गाइडेंस कर देते हैं। ये सब चीज़ें कभी ऐसे डिफ़िकल्टी या फिर कुछ हुआ है क्या, प्रॉब्लम आई है इतने सालों में आपको? हाँ, मतलब कि मैं ZP से थी तो मुझे इंग्लिश में बहुत प्रॉब्लम आई। पूरा साइंस भी, मतलब कि यहाँ पे भी सेमी इंग्लिश था। हाँ। लेकिन फिर भी टीचर्स के साथ मराठी और हिंदी में समझा देते थे, वहाँ पे भी समझाते हैं। लेकिन फिर भी एग्ज़ाम यहाँ पे हो जाता था, चलो कर लेंगे हम। वहाँ पे ऐसा थोड़ा सा डर लगता था, लेकिन फिर करना है धीरे धीरे हो गया। तो मतलब कि लेवल में आ गया। मतलब हार माने नहीं तो हाँ, अगर करना चाहे तो कर सकते हैं। मतलब टिक के रह गए तो आपने करके दिखा दिया। जनरली ये जो बच्चे जाते हैं यहाँ से, जैसे आपने ओवरकम करो, तो ये प्रॉब्लम को थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगी कि जैसे कोई नया बच्चा जा रहा है, मराठी मीडियम से जा रहा है, तो उसने किस तरह से फेस करना चाहिए, वहाँ इंग्लिश मीडियम रहता है। एक्चुअली मैं सीरियसली बताऊँ तो मैं 6th में साइंस में पहली बार फेल तो नहीं बट बाउंड्री पास हुई थी। अच्छा। एक्चुअली पूरा इंग्लिश था, बाउंड्री पास। भैया ये क्या हो गया मेरे साथ। फिर सीनियर दीदी लोगों ने बोल दिया कि कुछ नहीं, तो ZP से है ना, इतना क्या लाइफ है, लाइफ में प्रॉब्लम्स आते रहते हैं। बाउंड्री पास हुई, फेल तो नहीं हुई ना। फेल होने की रहती तो फिर प्रॉब्लम थी, फेल नहीं हुई, अभी तो कर सकती, अच्छा कर सकती। और फिर टीचर से भी कंसल्ट किए तो टीचर्स भी पूरा अपना सपोर्ट करते हैं, पूरा 100% देते हैं। अगर तुम्हें किसी भी वक्त प्रॉब्लम है, किसी भी वक्त आ सकते हो, प्रॉब्लम डाउट्स वगैरह क्लियर हम कर सकते हैं। उसी तरह से फिर लेवल तक आ गया, ठीक चल रहा है अभी। अच्छा, तो वही मतलब बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि कैसे होगा, हमारे को तो मराठी नहीं आ रही, फॉर्म नहीं भरती इस चक्कर में। तो उनके लिए एक अच्छा मैसेज रहेगा कि आपने हार नहीं मानी तो ठीक है। जैसे आपने बोले थे कि फेल होते होते बच गए,
अगर फेल हो जाते तो मतलब कोई बच्चा है जिस फेल हो गया तो उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस जैसे रिमीडियल मतलब कि 3:30 से 5 बजे तक होती है हमारी रिमीडियल, उसमें पढ़ाते हैं जो फेल्यूअर्स बच्चे होते हैं उनको पढ़ाते हैं। और फिर अगर किसी बैच में ऐसा होता है जैसे हमारे बैच में था, बहुत ग्रेट बैच थी हमारी, मतलब कि बहुत टॉप पे रहता था हमेशा। और कोई भी बच्चा ऐसा अगर हो ही जाता था तो 1 आध 2 वरना नहीं होते थे, तो उस क्लास के लिए एक्स्ट्रा क्लासेस होती थी जो रिमेनिंग सिलेबस है, जो बैकलॉग चल रहा है जिस सब्जेक्ट का, वो सब्जेक्ट पढ़ा देते थे। एक स्पेशल डे एक सब्जेक्ट के लिए होता है। तो मतलब चांस ही नहीं आता। और फिर वो बच्चे कम, जैसे 10th से कुछ बच्चे कम कर देते ना। हाँ, मतलब कि 40 बच्चे रहते हैं। 40 बच्चे, तो मार्क के बेसिस से कम करते हैं कैसे? परसेंटेज तो रहते हैं लेकिन पूरे परसेंटेज के बेस पे नहीं, जो साइंस और मैथ्स होता है उन दोनों सब्जेक्ट के परसेंटेज पे जिसके ज़्यादा रहे वो 40 बच्चे आ जाते हैं और फिर बाकी छूट जाते हैं। लेकिन पिछले साल से ऐसा हुआ था कि बहुत सारे बच्चे जिनको कोचिंग चाहिए थी वो बाहर जाते थे, तो फिर सभी बच्चों को लेना है। लेकिन उसमें भी एक क्राइटेरिया था कि साइंस और मैथ्स में जिनके 60 और 65% से अबव रहे उनको सिलेक्टेड किया जाएगा। और फिर कुछ बच्चे रहते हैं जो आर्ट्स कॉमर्स लेना चाहते हैं, तो उनके लिए ये है कि मिनी माइग्रेशन होता है उनके लिए, मतलब कि अगर उनको JNV में ही रहना है और साइंस या फिर आर्ट करना है, कॉमर्स करना है, लेकिन साइंस में JNV गोंदिया में सिलेक्शन नहीं हुआ, अगर हाई परसेंटेज है बाकी सब बच्चों के और किसी के कम है लेकिन उस क्राइटेरिया में आ रहा है तो मिनी माइग्रेशन लेके दूसरे JNV में जा सकते हैं। वो JNV अगर अलाउ करती है? हाँ, अलाउ रहता है। और कुछ बच्चों के मतलब कि इतने बच्चे चाहिए रहते हैं उनको, तो वो ले लेते हैं फिर मिनी माइग्रेशन। और उसमें स्ट्रीम भी अलग अलग रहता है अपने चॉइस के हिसाब से, या साइंस ही है 11th 12th? नहीं, हमारे JNV गोंदिया में साइंस है, कॉमर्स आने वाला था बट कॉमर्स के लिए कोई बच्चा नहीं था तो फिर कॉमर्स नहीं है। फिर बाकी JNV कॉमर्स आर्ट है कुछ है, तो मैक्सिमम साइंस ही चुनते हैं। हाँ, मैक्सिमम साइंस, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अगर JNV में देखा जाए तो नीट और JEE के लिए बहुत ज़्यादा बच्चे रहते हैं। साइंस बैकग्राउंड होने की बात। और आप UPSC तो आपने ये नहीं सोचा कि आर्ट की तरफ से जाए? जनरली UPSC वाले आर्ट ही स्ट्रीम देखते हैं। 10th में तो मैंने सोच लिया था कि मुझे आर्ट में जाना है, लेकिन फिर फ्रेंड्स भी थे मेरे, कुछ फ्रेंड्स भी है जिनको भी UPSC क्रैक करनी है। फिर अगर हम डिस्कस करते तो फिर ये नतीजा निकलता है यार आर्ट्स ले लिए, अगर UPSC में नहीं हुआ होगा नहीं होगा तो भी कंफर्म नहीं, लेकिन अगर नहीं हुआ तो ऑप्शन रह जाता है प्रोफेसर का, जो नहीं कुछ अलग करना है। अच्छा। तो हम साइंस, बायो, मैथ्स ये सब लेके, कॉमर्स लेके भी कर सकते हैं। इसको भी कंटिन्यू रखो और फिर अगर नहीं हुआ UPSC में तो फिर अपने साइंस की तरफ बहुत सारे फील्ड्स रहते हैं, उसमें भी कर। तो 12th के बाद मतलब क्या करें? ग्रेजुएशन कंप्लीट करके। ग्रेजुएशन मतलब कौन सी स्ट्रीम में वो सोचे हो कुछ? हाँ, बायो BSc या BSc। अच्छा, कि गाइडेंस मिला तो हम सब कर सकते हैं, एक गाइडेंस की ज़रूरत है। गाइडेंस तो वहाँ तो JNV में मिल रहा है। हाँ, फिर उसके बाद का फिर हमारे वहाँ पे टीचर भी है एक, मतलब कि जूनियर्स को पढ़ाते हैं सोशल साइंस कॉन्ट्रैक्ट बेस। वो UPSC में एक्चुअली उनका इंटरव्यू तक सिलेक्शन हो गया था, बट उनकी लैंग्वेज की तरफ, वो हरियाणा साइड के है तो उनकी लैंग्वेज थोड़ी क्लियर नहीं थी तो कैंसिल कर दिया। लेकिन वो फिर भी तैयारी कर रहे हैं तो फिर उनकी तरफ से भी गाइडेंस मिलता है कि टीचर्स भी देते हैं, प्रिंसिपल सर भी गाइड करते हैं। तो काफ़ी अच्छा बातें हुई है। तो लास्ट में एक आपसे क्वेश्चन पूछूंगा या फिर आपका एक मैसेज जो आने वाले बच्चे जो अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको क्या बताना चाहूँगा। और एक दूसरा ऐसा कि पेरेंट्स ने क्या बच्चों की तरफ ध्यान देना चाहिए, कैसे ध्यान देना चाहिए? जैसे कि अभी बहुत सारे बच्चे तो कोचिंग्स में जाते हैं, लेकिन कोचिंग्स में जाना है ज़रूरी, क्योंकि गाइडेंस तो लगता चाहिए, लेकिन कोचिंग में जा रही है इसका मतलब ये नहीं कि हमारा बच्चा कोचिंग में जा रहा है हो जाएगा। थोड़ा ध्यान देना चाहिए। अगर कोचिंग में जा रहा है तो वहाँ पे भी उसका परफॉर्मेंस कैसा है, अच्छा है नहीं है, तो फिर इसमें क्या इम्प्रूव कर सकते हैं हम, वो पेरेंट्स को ध्यान देना चाहिए। और फिर अगर वो बच्चा चाहे वो 24 घंटे क्यों ना पढ़ता हो, 1 घंटा भी पढ़े लेकिन ध्यान से पढ़े, ये बात ज़रूरी है। मतलब बच्चों ने एकदम जितने देर के लिए पढ़ रहे हो तो पूरा कितने ज़्यादा समय पढ़ते हो वो मैंने, मतलब कितने समय में कितना अच्छे से पढ़ते हो वो। क्वालिटी स्टडी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
और पेरेंट ने भी बच्चों की तरफ अपना ध्यान देना चाहिए। चलो थैंक यू। थैंक यू।